ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें ड्रामा के मेन कैरेक्टर सोंगसू को दिखाया जाता है, जो कि अपने छोटे से बेबी को लेकर कॉलेज आया, जिसे देख सभी लोग हैरान रह गए कि कल तक तो कॉलेज के सबसे फेमस प्लेबॉय सोंगसू का कोई बेबी नहीं था। यहाँ तक कि उसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई, तो फिर ये बेबी कहाँ से आया। मगर सोंगसू ने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि सभी को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गया। एंड जब वो वापस घर आया तो तब भी वो अपने बेबी का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। एक्चुअली ये बेबी रियल में सोंगसू का ही है, बट ये अचानक सोंगसू की लाइफ में आया कैसे एंड बेबी की मॉम कहाँ है, ये सब हमें बाद में बताया जाएगा। फिलहाल सोंगसू ने अकेले ही एक अच्छे फादर की तरह बेबी की फुल केयर करना शुरू कर दी, यानी टाइम से बेबी को सुलाना, मिल्क बॉटल देना, अच्छे से नहलाना। जिस सब कामों को करने में सोंगसू को स्टार्टिंग में तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है, मगर धीरे धीरे वो सब हैंडल कर लेता है बेबी सिटिंग बुक्स रीड करके। बट जब एक दिन अचानक ही बेबी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाती है, तो तब सोंगसू बहुत ही ज़्यादा परेशान हुआ, इसलिए काफ़ी बुरी तरह रोते हुए बेबी को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर आता है, क्योंकि अब ये बेबी सोंगसू के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका ख्याल अब उसे अपनी पूरी लाइफ किसी प्रॉमिस की वजह से सिंगल फादर बन के ही रखना होगा। पहले ये सब पास्ट की स्टोरी थी जो हमें पहले दिखाई गई, मगर अब स्टोरी को प्रेजेंट से दिखाया जाता है, यानी काफ़ी सालों के बाद, जहां हमें सबसे पहले हमारे इस ड्रामा की मेन फीमेल लीड दिखाई गई, जो कि ब्रेव वेडिंग नाम की एक ऐसी एजेंसी चलाती है जिसके अंदर उन लोगों के लिए लव पार्टनर ढूंढा जाता है जिनका डिवोर्स हो चुका है, यानी वो लोग जो अपना पास्ट भूल कर नई शुरुआत करना चाहते हो। इसलिए जब एक लेडी अपनी स्टोरी बताती है कि मुझे मेरे हस्बैंड ने कैसे कैसे चीट किया, यानी उसने पहले मुझसे शादी की, बहुत सारे प्रॉमिस किए, हमारे बेबीज भी हुए, मगर फिर एक दिन वो मुझे छोड़कर दूसरी लड़की के साथ भाग गया, इसलिए मैं भी किसी और से शादी करना चाहती हूँ, यानी मेरा अब वाला हस्बैंड ऐसा हो जो पहले वाले से बहुत ज़्यादा रिच और हैंडसम हो। तो ये सुन मीमो कहती है कि ठीक है, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ, मगर मेरे अकॉर्डिंग आपको नेक्स्ट हस्बैंड ढूंढने से पहले खुद पर ध्यान देना चाहिए, यानी अपनी अच्छी बॉडी बनानी चाहिए ताकि आप ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव दिख सको। देन मैं आपकी ब्लाइंड डेट्स अपने क्लाइंट्स के साथ फिक्स करवा दूंगी। जिस बात के लिए वो लेडी खुशी खुशी मान गई, मगर तभी पूछती है कि वैसे मैंने सुना है कि आपका भी डिवोर्स हो चुका है, यानी क्या आप अपने लिए नेक्स्ट पार्टनर नहीं ढूंढोगी या अभी तक आपको कोई मिला ही नहीं। तो इस पर मीमो ने जवाब दिया कि हाँ, ये बात सच है कि मेरा भी डिवोर्स हो चुका है, मगर मैं बहुत जल्द अपने प्रेजेंट बॉयफ्रेंड से शादी करने वाली हूँ, जो कि मुझको बहुत ही ज़्यादा लव करता है। तो ये सुन वो लेडी मुस्कुराने लगी कि तभी मीमो के पास एक जासूस नाम से कॉल आती है, जिसे देख वो तुरंत बाहर आकर अपने बॉयफ्रेंड की अपडेट्स लेने लगी। तो तब मीमो को जासूस उसे बताता है कि मैम, आपको जिस दिन का इंतज़ार था वो आज फाइनली आ ही गया, यानी आपके बॉयफ्रेंड जोंग आज आपको शादी के लिए प्रपोज करेंगे, इसलिए उन्होंने पूरे रेस्टोरेंट को बुक कराया है और साथ ही बहुत सारे रेड रोजेस को भी अपने रूम में डेकोरेट कराया है। तो ये सुन मीमो बहुत ही ज़्यादा खुश होने लगी, इसलिए कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं जोंग को पता नहीं चलने दूंगी कि मुझे पहले ही सरप्राइज के बारे में पता चल चुका था। और फिर खुशी खुशी अंदर आकर अपनी फ्रेंड को इस बारे में बताती है, जिसका नाम है बैगदा, एंड ये मीमो की बिजनेस पार्टनर भी है। मीमो बोलती है कि शायद मेरा बॉयफ्रेंड जोंग वही लड़का है जो हमेशा मेरे सपने में आता है, मगर मैं कभी उसका फेस नहीं देख पाती थी कि आखिर मेरा ये ड्रीम बॉय है कौन। तो इस पर बैगदा ने जवाब दिया कि तुम्हें तब तक ओवर एक्साइटेड नहीं होना चाहिए जब तक जोंग तुम्हें रियल में शादी के लिए प्रपोज नहीं कर देता। मगर मीमो बातों को सीरियस लेती नहीं। देन ये दोनों अपने पुराने दिन याद करती हैं कि ये दोनों पहले कितनी ज़्यादा फेमस हुआ करती थी, ठीक ब्लैक पिंक की तरह, यानी इनका पहले एंजल्स नाम से फेमस के पॉप गर्ल ग्रुप हुआ करता था। वैसे जो बात है, कोरिया में के पॉप ग्रुप्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, इसलिए आप सभी कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि आपका फेवरेट के पॉप ग्रुप कौन सा है, यानी आपको बीटीएस सबसे ज़्यादा पसंद है या फिर ब्लैक पिंक। और अगर दोनों ही ग्रुप आपके फेवरेट हैं तो दबाकर हमारी वीडियो को लाइक करें।
अब स्टोरी पे वापस आते हैं जहां मीमो याद करती है अपने ग्रुप की सबसे अकड़ू मेंबर सोयोन को, जो कि ऑलवेज ऑर्डर चलाती थी एंड खुद को हमेशा बाकी 4 मेंबर्स से बेस्ट बताती थी, क्योंकि उस टाइम सोयोन के सबसे ज़्यादा फैंस थे। यानी सभी ड्रामास, मूवीज़, टीवी एड्स सब कुछ सिर्फ सोयोन को ही मिलता था, जिस बात का उसे काफ़ी ज़्यादा घमंड था। इसलिए वो बात बात पर बाकी मेंबर्स को नीचा दिखाने लगी, जिसकी इन बातों को मीमो एंड बैगदा ऑलवेज बर्दाश्त करती थी एंड साथ ही बाकी की 2 मेंबर्स एरान एंड डोंगमी भी, जो कि दोनों सबसे ज़्यादा गुस्से वाली हैं मगर जैसे तैसे खुद पर कंट्रोल करती हैं। बट जब सोयोन कहती है कि उफ, क्या हो सकता है कोई मुझसे ज़्यादा लकी, जिसकी सारी टीम मेंबर्स इतनी ज़्यादा अगली हैं कि सर्कस की बंदरियां लगती हैं, जिनकी वजह से सारी फैन फॉलोइंग मुझे मिल गई, तो ये सुन वो चारों भड़क गईं कि तुम आखिर ऐसा कह कैसे सकती हो, जबकि हम भी तुम्हारी जितनी ही मेहनत करते हैं। यहाँ लड़ाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ने ही वाली थी मगर तभी इन 5 को परफॉर्मेंस के लिए बुला लिया गया। इसलिए 5 चुपचाप बाहर आकर अपनी डांस परफॉर्मेंस देती हैं, जो कि एक कॉलेज में हो रही थी। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था कि तभी मीमो और सोयोन के बीच लड़ाई स्टार्ट होने लग जाती है। यानी सोयोन बिल्कुल भी मीमो को परफॉर्म करने नहीं दे रही थी एंड जब जैसी शो खत्म हुआ तो तब वो जानबूझकर मीमो का पैर कुचल देती है, जिस सब से मीमो को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि इस बारी उसने अपना सब्र खो दिया एंड एक बहुत ही जोरदार किक मार के सोयोन को जमीन पे गिरा दिया। देन ये दोनों एक दूसरे के बाल पकड़ के बहुत बुरी तरह लड़ने लगी, जिन्हें छुटाने की बाकी मेंबर्स कोशिश कर भी रही थी मगर कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि तब तक सभी लोग इनकी वीडियो रिकॉर्ड कर चुके थे। एंड देन इस इंसिडेंट की वजह से एंजल ग्रुप को डिसबैंड कर दिया गया था। इसलिए प्रेजेंट में मीमो एंड बैग द बिजनेस पार्टनर है, जहां मीमो का तो डिवोर्स हो चुका है मगर बैग द मैरिड है। और वहीं अगर बात की जाए बाकी की 2 मेंबर्स की, यानी डोंगमी एंड एरा की, तो डोंगमी अब एक स्कूल टीचर बन चुकी है, जिसका नेचर अब भी काफी ज्यादा चिड़चिड़ा है, क्योंकि ये अभी तक सिंगल है, इसलिए सारी फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे चिल्लाकर निकाल देती है। एंड वहीं अगर बात की जाए एरान की, तो अब वो एक खुद का ऑनलाइन प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस करती है एंड साथ ही एक बिकनी मॉडल भी है, जिसकी बॉयज फैन फॉलोइंग आज सभी देख ही सकते हैं। यानी ये चारों ग्रुप के डिसबैंड होने के बाद भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, सिर्फ उस रूड सोयोन को छोड़कर, जो कि इन चारों पर ऑर्डर चलाती थी। यानी इन चारों का सोयोन से कोई भी कनेक्शन नहीं। मीमो डोंगमी और एरान को भी आज अपने बॉयफ्रेंड से प्रपोज होने वाली बात बता देती है एंड देन वहाँ से चली गई और फिर वापस घर आकर बहुत अच्छे से रेडी होने लगी, क्योंकि उसे पूरे 2 सालों से इसी चीज का इंतजार था कि कब उसका बॉयफ्रेंड, जो कि एक काफी बड़ा शेफ है, उसे प्रपोज करेगा। इसलिए अच्छे से रेडी होकर कहती है कि मीमो डोंट वरी, तुम ये कर सकती हो, यानी इस बारी सब कुछ ठीक होगा। और वहीं एरान बैगदा और डोंगमी को भी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताती है कि मैं बहुत जल्द अपने बॉयफ्रेंड से शादी करने वाली हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिच है एंड मुझको बहुत ज़्यादा प्यार भी करता है। इसलिए उसने मेरी फैमिली को महंगे महंगे गिफ्ट्स देकर शादी के लिए मना लिया, मगर पता नहीं क्यों मैं अब इस रिश्ते से खुश नहीं हूँ। यानी मेरा अंदर से मन कर ही नहीं रहा कि मैं शादी करूं। तो ये सुन वो दोनों हैरान होने लगी। अब नेक्स्ट सीन में हमें फाइनली सोंगसू को दिखाया गया, जो कि एक प्रेग्नेंट लेडी बनकर अपने दोस्त के साथ किसी सेलिब्रिटी पर नजर रखे हुए था, जो कि हॉस्पिटल आई हुई थी अपना चेकअप कराने के लिए। वैसे तो सोंगसू की फैमिली बहुत ज़्यादा रिच है, मगर बेबी वाले केस की वजह से अब वो अकेला ही रहता है और अब इसलिए रिपोर्टर की जॉब करता है। वो सेलिब्रिटी वहाँ से चली गई, जिसका पीछा करते करते सोंगसू और उसका दोस्त एक रेस्टोरेंट के बाहर पहुँचे। दूसरी तरफ मीमो, जो कि बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही थी एंड वो दिन याद करती है जब मीमो को उसके बॉयफ्रेंड ने एक बहुत ही एक्सपेंसिव ज्वेलरी दी थी, क्योंकि मीमो भी अपने बॉयफ्रेंड को काफ़ी कुछ एक्सपेंसिव चीज़ें देती रहती थी। कि तभी मीमो के पास उसके बॉयफ्रेंड की कॉल आई, जो कि पूछता है कि तुम कहाँ हो। तो इस पर वो जब जैसी बताती है कि मैं तुम्ही से तो मिलने आ रही हूँ, तो ये सुन वो काफ़ी बुरी तरह शॉक रह गया कि भला तुम मुझे बिना बताए मुझसे मिलने मेरे रेस्टोरेंट आ क्यों रही हो, अभी वापस जाओ।
तो इस पर मीमो कहती है कि नहीं नहीं, शायद तुम गुस्सा हो कि मुझे तुम्हारा सरप्राइज पहले ही पता चल गया, मगर गुस्से की कोई बात नहीं। यानी मैं अब भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम आज फाइनली मुझे प्रपोज करने वाले हो। मीमो का बॉयफ्रेंड बोलता जाता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मगर मीमो अपनी ही दुनिया में इतनी ज़्यादा खुश थी कि बिना पूरी बात सुने कॉल कट कर देती है। पर जब बाद में मीमो को उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आया जिस पर लिखा था कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ, तो ये देख मीमो के होश उड़ गए कि क्या ये कोई मजाक हो रहा है। इसलिए जल्दी से अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करती है, जहां वो बताता है कि हाँ, मैं तुमसे ब्रेकअप कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। मीमो कहती रह जाती है कि तुम अचानक से मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, यानी हम पूरे 2 साल से रिलेशनशिप में थे। मगर मीमो के बॉयफ्रेंड ने बस सॉरी कहकर कॉल कट कर दी। तो तब मीमो को बहुत ही तेज गुस्सा आया। मीमो के बॉयफ्रेंड ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब उसका अफेयर किसी और लड़की के साथ चल रहा है, यानी उसी सेलिब्रिटी के साथ जिसका पीछा सोंगसू एंड उसका दोस्त कर रहा था। इसलिए मीमो को बॉयफ्रेंड यानी जोंग जब जैसी उस सेलिब्रिटी लड़की को प्रपोज करता है, तो तब इन दोनों के साथ की फोटो सोंगसी ने क्लिक कर ली कि तभी अचानक सोंगसू के दोस्त को जाना पड़ा क्योंकि उसकी वाइफ की तबीयत खराब थी। मीमो का बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने लगा क्योंकि उसने ये सभी तैयारियां अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कराई थी, ना कि मीमो के लिए। और साथ ही इन दोनों की बातें सुन हमें यहाँ ये भी पता चला कि ये लड़की प्रेग्नेंट है, जो कि बहुत जल्द जोंग के बेबी की मॉम बनने वाली है। दूसरी तरफ हम डोंगमी को देखते हैं, जो कि गॉड से बहुत सारी प्रे कर रही थी कि गॉड प्लीज मुझे भी बॉयफ्रेंड दिला दो, यानी भला मैं कब तक सिंगल रहूंगी, इसलिए प्लीज मुझे भी एक ऐसा बॉयफ्रेंड दो जो बहुत ही ज्यादा सेक्सी, हैंडसम, क्यूट और हॉट हो, जो कि मुझे हमेशा बहुत ज्यादा प्यार करे। वैसे सच बताऊं तो सबसे ऑसम बॉयफ्रेंड डोंगमी को ही मिलेगा, क्योंकि जो लड़का आगे चलकर डोंगमी का बॉयफ्रेंड बनने वाला है वो मेरे फेवरेट एक्टर्स में से एक है। और वहीं दूसरी तरफ वेगदा अपने हस्बैंड के साथ अपने बेटे के स्कूल आई, जहां टीचर बताती हैं कि आपका बेटा आजकल काफ़ी वियर्ड बिहेव कर रहा है, यानी वो इस टाइप की पिक्चर्स ड्रॉ कर रहा है जैसे उसे अपनी फैमिली से नफरत हो। तो ये सुन वो दोनों चुप रह गए। एंड जब बाहर आते हैं तो तब वेगदा के हस्बैंड की बातें सुन पता चलता है कि वेगदा का हस्बैंड बहुत जल्द वेगदा से डिवोर्स लेने वाला है, कुछ रीजंस की वजह से, जबकि वेगदा अपने बेटे की वजह से ऐसा नहीं चाहती है। यहाँ तक कि उसने इस सिचुएशन को अपने फ्रेंड्स तक के साथ शेयर नहीं किया है, इसलिए यहाँ वो मन ही मन बहुत ज़्यादा परेशान होती है। और वहीं दूसरी तरफ मीमो, जो कि अभी तक अपने बॉयफ्रेंड का सोच कर काफ़ी बुरी तरह रो रही थी, इसलिए बहुत ज़्यादा गुस्से से कहती है कि तुझे अब मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, घटिया इंसान। देन ये सीन यहीं कट हुआ। पहले नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मीमो का बॉयफ्रेंड जोंग, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा था फ्यूचर्स की प्लानिंग के साथ, के तभी मीमो भी फुल स्वैग के साथ वहां आ गई एंड डायरेक्ट केक जोंग के फेस पे मारकर बोलती है कि आखिर तू खुद को समझता क्या है, यानी तेरी हिम्मत हुई कैसे मुझे चीट करने की। जिनकी बातें छुपकर सोंगसू भी रिकॉर्ड करने लगा। एक्चुअली सोंगसू मीमो को जानता नहीं है, यानी यहाँ मीमो सोंगसू के लिए एक अननोन पर्सन है। मीमो नॉनस्टॉप अपने बॉयफ्रेंड को उल्टा सीधा बक रही थी, मगर जब जैसी मीमो को पता चला कि जिस लड़की को उसका बॉयफ्रेंड डेट कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि उसके एंजल ग्रुप की अकड़ू मेंबर सोयोन है, तो ये देख मीमो के होश उड़ गए कि इसका मतलब तुमने मुझसे मेरा बॉयफ्रेंड छीना, तुम ऐसा कर कैसे सकती हो? क्या तुम मुझसे अभी तक हमारी सालों पहले की लड़ाई का बदला ले रही हो? बट सोयोन कुछ नहीं कहती। जोंग सोयोन की साइड लेते हुए मीमो को उल्टा सीधा बकने लगा कि तुम आखिर कैसे मेरी गर्लफ्रेंड पे चिल्ला सकती हो। तो तब मीमो जोंग से कुछ इमोशनल लाइंस बोलती है, जिन्हें सुन सोंगसू भी हैरान रह गया कि मीमो कितनी ज़्यादा हर्ट हुई हुई है। एंड देन मीमो जोंग को एक बार फिर मारने के बाद रोते हुए वहाँ से जाने लगी, क्योंकि वो सच में जोंग को दिल से पसंद करती थी, जो कि अब उसका नहीं रहा। एंड देन बीच के पास आकर उसी ज्वेलरी को देखती है जो उसे जोंग ने दी थी, इसलिए मीमो ने गुस्से से उसे पानी में फेंक दिया। मगर जब मीमो को याद आता है कि ये ज्वेलरी बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव थी,
इसलिए वो जल्दी से पानी के अंदर जाकर उसे ढूंढने लग जाती है। दूर से सोंगसू भी ये सब देख लेता है जो कि अपना कुछ काम कर रहा था। एंड अब क्योंकि सोंगसू को लगने लगा कि ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप की वजह से सुसाइड करने जा रही है, इसलिए वो तभी मीमो को बचाने आ जाता है, जबकि मीमो पानी के अंदर सिर्फ अपनी ज्वेलरी ढूंढ रही थी। सोंगसू मीमो को बचाने के चक्कर में इतना ज़्यादा जोश में आ गया कि इस बात को भूल ही गया कि उसे तो स्विमिंग आती ही नहीं, इसलिए मीमो को बचाने की बजाय वो खुद ही पानी में डूबने लग जाता है। तो तब मीमो सोंगसू के पास उसे बचाने आई, सोंगसू के बाल खींचकर उसे पानी से बाहर निकाल के, और फिर जब पानी से बाहर आकर माउथ टू माउथ देने के बाद फाइनली सोंगसू को होश आया, तो तब वो ऐसे रिएक्ट करने लगा जैसे उसने मीमो की जान बचाई। इसलिए बोलता है कि क्या तुम पागल हो गई हो जो एक लड़के से ब्रेकअप की वजह से सुसाइड करने वाली थी। तो ये सुन मीमो को दिमाग घूम गया कि आखिर ये बोल क्या रहा है, इसलिए कार में बैठकर वो सोंगसू की सारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करती है कि पहली बात ये कि मैं मरने नहीं जा रही थी बल्कि अपनी ज्वेलरी ढूंढने गई थी जो कि मैं तुम्हारी वजह से ढूंढ भी नहीं पाई, और दूसरी ये कि मैंने तुम्हें बचाया है ना कि तुमने मुझे। तो ये सुन सोंगसू शांत हो जाता है। एंड अब क्योंकि सोंगसू की कार उसका दोस्त ले गया था, इसलिए मीमो सोंगसू को उसके घर छोड़ने जाने लगी, क्योंकि आखिर सोंगसू भीगा तो मीमो की ही वजह से था। जहाँ जब जैसी मीमो पूछती है वैसे तुम्हें मेरी ब्रेकअप स्टोरी के बारे में कैसे पता चला, तो तब वो बताता है इसलिए क्योंकि मैं एक रिपोर्टर हूँ। मीमो को लगने लगता है कि वो आज भी इतनी ज़्यादा फेमस है कि रिपोर्टर्स उसका पीछा करते हैं, मगर जब सोंगसू क्लियर करता है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, यानी मैं यहाँ तुम्हारी वजह से नहीं बल्कि सोयोन का पीछा करते करते आया, क्योंकि वो आज भी बहुत ज़्यादा फेमस है के ड्रामाज में काम करने की वजह से, ना कि तुम, यानी तुम्हें तो अब कोई जानता तक नहीं होगा। तो ये सुन मीमो को बहुत तेज़ गुस्सा आया, इतना तेज़ कि अगर वो चाहती तो सोंगसू को कार से निकाल देती, मगर वो जैसे तैसे खुद पे कंट्रोल कर लेती है। और फिर जब फाइनली सोंगसू के अपार्टमेंट के बाहर पहुंची तो तब जाके इन दोनों को पता चला कि ये दोनों पड़ोसी हैं, यानी इनके अपार्टमेंट्स ठीक आमने सामने हैं, क्योंकि मीमो जस्ट कुछ दिन पहले ही इस बिल्डिंग में शिफ्ट हुई है। सोंगसू हैरानी से बोलता है इसका मतलब वो नई लड़की तुम हो जो यहाँ रहने आई है। तो इस पर मीमो कहती है कि हाँ, तो क्या हुआ, मुझे भी इस बात का दुख है कि मेरे पड़ोसी तुम हो जो मेरी ऑल टीम मेंबर सोयोन को फॉलो करता है। एंड देन इतना बोलकर जल्दी से अपने घर के अंदर चली जाती है। सोंगसू भी वापस अपने अपार्टमेंट आ गया, ये सोचते हुए कि ये दुनिया कितनी छोटी है, कि तभी उसे एक लेटर मिला जो उसके बेटे ने लिखा था कि डैड मैं अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रहा हूँ, इसलिए आप मेरे लिए खाना रेडी कर देना। तो तब सोंगसू ने कुकिंग करनी शुरू कर दी, मगर तभी उसे ख्याल आया कि क्यों ना मैं एज ए थैंक्स मीमो को भी फूड रेडी करके दूँ, क्योंकि वो भूखी थी। एंड आखिर उसने मुझे घर भी तो ड्रॉप किया है, इसलिए सोंगसू खाना लेकर मीमो के पास पहुंच जाता है। मीमो पहले तो सोंगसू को घर के अंदर लेने के लिए रेडी नहीं थी, मगर फिर बाद में मान जाती है। देन सोंगसू ने जब जैसी अंदर की कंडीशन देखी तो वो काफ़ी हैरान रह गया, क्योंकि सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ था। मीमो थोड़ी बहुत बातों के बाद सोंगसू को बियर ऑफर करती है, जिसको बनाने का उसका अंदाज काफ़ी अलग था, यानी वो टिश्यूज से ग्लास को शेक करने के बाद उन्हें ऊपर चिपका रही थी, जहां ऑलरेडी काफ़ी सारे टिश्यूज चिपके हुए थे। तो ये देख सोंगसू और ज़्यादा हैरान हुआ, और जब बियर टेस्ट की तो वाकई में अब उसका टेस्ट चेंज हो चुका था। थोड़ी बहुत देर के बाद दोनों को ही नशा हो जाता है। फिर जब ये दोनों एक दूसरे से अपना अपना नाम पूछते हैं तो तब सोंगसू हंस के कहता है वैसे मैं एक और मीमो नाम की लड़की को जानता हूँ जो कि मेरे ओलिविया स्कूल में थी। तो ये सुन मीमो शॉक होके पूछती है कि भला तुम्हें मेरे चाइल्डहुड स्कूल का नाम कैसे पता। दोनों बहुत ध्यान से बातों को सोचने लगे कि तभी एक साथ चिल्लाकर कहते हैं कि अच्छा तो वो तुम हो। एंड देन डायरेक्ट स्टोरी पास्ट में गई, जहाँ स्कूल में रोमियो एंड जूलियट एक्ट चल रहा था, जिसे मीमो एंड सोंगसू ये दोनों प्ले कर रहे थे। सीन में सोंगसू को मीमो को किस करनी थी, मगर अचानक हुए पेट दर्द की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाया, बल्कि जल्दी से वहाँ से भाग गया।
तो तब ये सीन देख सभी लोग हंसने लगे कि शायद रोमियो को जूलियट पसंद नहीं, इसलिए वो उसे रिजेक्ट करके चला गया। तो तब ये सभी बातें सुन मीमो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। नेक्स्ट डे भी कुछ गर्ल्स मीमो का मजाक बनाने लगी कि शायद तुम्हारे मुंह से स्मेल आती है इसलिए रोमियो ने तुम्हें किस नहीं की, या फिर तुम बहुत ही ज़्यादा अगली हो। तो अब इतनी बेइज्जती सुनने के बाद मीमो कहाँ शांत रह पाती, इसलिए वो गुस्से से सोंगसू के पास आकर सभी के सामने उसकी पैंट उतार देती है, ये कहकर कि अब पता चला कि इंसल्ट कहते किसे हैं। तो तब सोंगसू बेचारा बहुत ज़्यादा बेइज्जत हुआ क्योंकि उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मीमो उसके साथ पूरे स्कूल के सामने ऐसा कर देगी। इसलिए प्रेजेंट में बोलता है कि अच्छा तो वो तुम हो, पता भी है उस दिन के बाद से मुझे पैंट फोबिया हो गया था, यानी मैं बिना बेल्ट स्कूल में कभी घूम ही नहीं पाता था। तो तब मीमो कहती है कि चिल्लाओ मत क्योंकि उस दिन के बाद से मुझे भी किस फोबिया हुआ था, यानी मैं भी आसानी से लोगों को किस नहीं कर पाती थी। मगर फिर तभी इमोशनल होकर अपने बॉयफ्रेंड जोंग को याद करने लग जाती है कि लोग मुझे अभी तक रिजेक्ट कर रहे हैं। मीमो को रोता देख सोंगसू को उसमें अपनी वही गर्लफ्रेंड दिखने लगी जिसका बेबी उसके पास है, इसलिए नशे की हालत में वो डायरेक्ट मीमो को किस कर देता है एंड बोलता है कि चिंता मत करो, मैं हूं ना तुम्हारे पास, यानी अब मैं कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा, इसलिए चलो वो सब करते हैं जो तुम चाहती हो। मीमो ये सुन शॉक रह गई जो कि वो भी नशे की हालत में थी। देन ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब नेक्स्ट डे मीमो जब जैसी सोकर उठती है तो तब डोंगमी उससे पूछती है कि क्या तुम पागल हो गई हो जो तुमने मुझे गवाह बनाकर कोर्ट मैरिज की। तो ये सुन मीमो के होश उड़ गए कि क्या तुम पागल हो गई हो जो ये सब बोल रही हो। और वही सोंगसू जिसे भी जब जैसी होश आया कि तभी वो देखता है कि उसे उसके बेस्ट फ्रेंड ने एक फ़ोटो सेंड की है, इसलिए अपने बेस्ट फ्रेंड को कॉल कर पूछने लगा कि ये क्या बकवास है। तो तब सोंगसू का दोस्त बताता है कि ये बकवास नहीं तुम्हारी वाइफ है, यानी तुम कल मुझे गवाह बनाकर इस लड़की से शादी कर चुके हो। तो ये सुन सोंगसू के भी होश उड़ गए कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए दोनों एक साथ बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं क्योंकि अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ जो बन चुके थे। मगर आखिर ये सब हुआ कैसे, ये सब हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 1 यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.